नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, वो खबरें जो दिन भर में बनी रहती हैं सुर्खियां। जी हां, चंडीगढ़, देहरादून, मुंबई और रायपुर की बात होगी। जो खबरें सुर्खियों में रहेंगी, इन खबरों की पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले बात चंडीगढ़ की, जहां पर सीधे तौर पर आपको बता दें, कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको लेकर विधानसभा में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जी हां, पहले प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई और कैबिनेट की बैठक को लेकर यह हुआ कि अब कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के विधायकों की भी वो बैठक करेंगे। और ये भी बता दें कि किसान कानून को लेकर लगातार पंजाब में सियासत गर्माती नजर आ रही है। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों ने रेल रोको आंदोलन चला रखा है। इसके साथ ही टोल नाकों पर भी किसानों ने डेरा जमा दिया है। तमाम हाईवेज को किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में आपको ये बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार ने घर बैठे ही कोरोना की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस व्यवस्था को हरी झंडी दिखाई। इस खबर की भी पड़ताल होगी कि आखिर कितना इससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में जिस तरह से नियमों और कानूनों के तहत पश्चिमी रेलवे ने ट्रेनों की शुरुआत की है, उसमें भी अब बड़ा फर्जीवाड़ा होता नजर आ रहा है। कई ऐसे लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सीधे तौर पर फर्जी आईडी कार्ड के साथ लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इस खबर की भी पड़ताल होगी, इस खबर को भी बारीकी से समझेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरवाही में होने वाले उपचुनाव में अमित जोगी को बड़ा झटका लगा है। अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हुई थी और उसके बाद ये माना जाता था कि पारंपरिक सीट रही है जोगी परिवार की, लेकिन अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने जब दावेदारी की है तो उनका नामांकन रद्द हो गया है। उसकी वजह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से अमित जोगी का नामांकन रद्द हुआ, क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि रेणु जोगी, जो कि अजीत जोगी की पत्नी है, यानी अमित जोगी की मां है, उनका भी नामांकन रद्द हो चुका है। उसके बाद अमित जोगी जब दावेदारी ठोकते हैं तो उनका भी नामांकन रद्द हो जाता है। तो ऐसे में दो बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी पूरे दमखम के साथ मरवाही सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि जोगी परिवार अब किनारे हो चुका है। बड़ा झटका लगा है। इस खबर को भी समझने की कोशिश करेंगे, इस खबर की भी बारीकियां समझेंगे। तो राजधानी लाइव में अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें, इन खबरों की पड़ताल होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजधानी लाइव में ये खबरें सीधे तौर पर सुर्खियों में रहती हैं। और सबसे पहले बात होगी पंजाब की। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी देने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के विधायकों से भी 1 to 1 चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, मंथन होगा कृषि कानूनों को लेकर, जिसमें कई मुद्दों को लेकर आगे की हालांकि रणनीति भी तैयार की जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पंजाब के सीधे तौर पर जो कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, उसमें भाजपा के जनरल सचिव मालविंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सियासत भी गर्मा गई है। सीधे तौर पर पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर सियासत भी चरम पर है और कांग्रेस के साथ साथ बाकी अन्य राजनीतिक दल भी किसानों के मसीहा बनकर खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिरकार किसानों की समस्याओं का समाधान क्या होगा, ये तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले दिन से लेकर और अब तक पंजाब में आखिर कहां कहां क्या क्या घटनाक्रम हुआ किसान कानून को लेकर, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ लिए चलेंगे, विनीत कपूर हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। विनीत, पहले दिन से, जिस दिन से ये कृषि कानून आया तब से लेकर आज तक जितने भी घटनाक्रम रहे, वो सीधे तौर पर बताते हैं कि देखिए, सरकारें जो है उदासीन रवैया अख्तियार करती हैं, अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि अब कैप्टन सरकार प्रस्ताव लेकर आई है, कैबिनेट की बैठक होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक की बात करें तो जिस तरह से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है पंजाब सचिवालय के अंदर, दोपहर 4 बजे ये बैठक होती हुई नजर आएगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट होती नजर आएगी और इस कैबिनेट के अंदर सबसे पहले चर्चा होगी विधानसभा सेशन के अंदर पंजाब सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले
कृषि कानूनों के विरोध में जो प्रस्ताव पंजाब सरकार लेके आने वाली है उस पर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर इस प्रस्ताव को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो जिस ढंग से एक बड़ा दबाव था कैप्टन सरकार के ऊपर, ये कहा जा रहा था कि कैप्टन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के हक में कोई फैसला लेती हुई नजर आए। तो अब कैबिनेट बुलाई गई है, कैबिनेट के अंदर फैसला होगा कि किस तरह का एक्ट जो है वो विधानसभा के अंदर सरकार पेश करने वाली है, जिससे किसानों को पंजाब के अंदर राहत मिलती नजर आए और जो केंद्रीय कानून है वो पंजाब में लागू होते हुए नजर ना आए। क्योंकि अगर केंद्रीय कृषि कानून पंजाब में लागू होते हैं तो फिर कैप्टन सरकार भी गिरती नजर आती है और बीजेपी को तो पहले ही जो किसान है वो घेरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज यही देखने वाली बात रहेगी कि आज 4 बजे किस तरह का प्रस्ताव वो कैबिनेट के पटल पर रखकर उसको मंजूरी देने का काम करते हैं और ऐसा क्या एक्ट है जिसके माध्यम से आप लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए किसी कानून को स्टेट में लागू होने से रोक सकते हैं। जी विनीत, अगर पूरे इस घटनाक्रम को देखा जाए, कृषि कानूनों को लेकर विधेयक पास होते हैं, विधेयक जब लाए जाते हैं कोविड महामारी के बाद, जब शीतकालीन सत्र शुरू होता है तब से लेकर और अब तक जितना भी बवाल हुआ, जितना भी सियासी स्यापा देखने को मिला पंजाब के अंदर, तमाम जत्थेबंदियां लगातार आंदोलन कर रही हैं और एक तरफ जहां राजनीतिक दलों ने अपने भी खूब झंडे लहराए इस बीच, हालांकि किसानों ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग आकर अपना झंडा बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों की लड़ाई है, किसान खुद लड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो सिलसिलेवार तरीके से एक बार बताएं दर्शकों को कि पंजाब के अंदर किस तरह से विरोध हुआ और आखिर ये विरोध जो है इस कदर बढ़ा क्यों, फिर चाहे वो अकाली दल का ही मसला क्यों ना हो। देखिए सुनील, सीधे तौर पर अगर हम किसान कानूनों की बात करें तो शुरुआती दौर में जब किसान कानून ऑर्डिनेंस के रूप में कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि लोकसभा में पेश किए जाएंगे, तो उसी समय से जो कुछ किसान जत्थेबंदियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, वो उसका विरोध करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उस समय शिरोमणि अकाली दल जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि इन ऑर्डिनेंसों से किसानी को फायदा होगा, किसानी कहीं ना कहीं मुनाफे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, बदहाली की तरफ बढ़ेगी नहीं। लेकिन बाद में जब दबाव बढ़ना शुरू हुआ, शिरोमणि अकाली दल के जो कह सकते हैं सुप्रीमो हैं प्रकाश सिंह बादल, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, जब उनके निवास स्थान के बाहर किसानों का प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आया और एक किसान ने उनके निवास स्थान के बाहर जहर निगलकर आत्महत्या कर ली, तो उसके बाद शिरोमणि अकाली दल पर और दबाव बढ़ने लगा और शिरोमणि अकाली दल ने कहीं ना कहीं पहले कैबिनेट से इस्तीफा दिलवाया हरसिमरत कौर बादल का और उसके बाद एनडीए के साथ अपना जो गठबंधन था उसको भी तोड़ने का फैसला ले लिया। 22 साल का ये गठबंधन जो है ये किसान कानूनों के मसले पर टूटता हुआ नजर आया, जिसके बाद आंदोलन जो है वो और तीव्र होते नजर आए। किसानों की तरफ से रेलवे जाम कर दी गई, इसके अलावा हाईवे पर बड़े प्रदर्शन होते हुए नजर आए और किसान एक ही मांग करता हुआ नजर आया कि आप बार बार एमएसपी का जिक्र करते हैं, आप बार बार कहते हैं कि इन कानूनों का एमएसपी से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर लेना देना नहीं है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मंडियों में आएगा तो फिर कहीं ना कहीं एमएसपी प्रभावित होती नजर आएगी। इसी वजह से किसान मांग कर रहे हैं केंद्र से कि आप एमएसपी की कंडीशन जो है उसको लाजमी करें, उसको कानूनों के दायरे में लेकर आएं और सीधे तौर पर इस बात को मेंशन करें कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर फसल की खरीद एमएसपी से कम दामों पर करती है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, ये अधिकार किसान के पास होगा। इसी बात को लेकर लगातार केंद्र और जो किसान हैं उनके बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं होगी, लेकिन वो इस बात को अपने कानूनों में भी शामिल करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब भी अगर सुनील हम बात करें तो मंडियों के अंदर जब फसल जाती है, एमएसपी भले ही फसल की कुछ भी निर्धारित की गई हो, लेकिन वहां पर जो सरकारी एजेंसियां आती हैं कभी नमी के नाम पर, कभी अन्य कारणों के नाम पर फसल में कटौती करते हुए नजर आते हैं। तो अभी भी किसान को प्रॉपर एमएसपी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सरकारी एजेंसियों का हाल है। इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान डरा हुआ है कि अगर प्राइवेट एजेंसियां आ जाएंगी, और अब तो किसान के पास ये भी अधिकार नहीं होगा इन कानूनों के लागू होने के बाद कि अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को वो कोर्ट में लेकर आए, बल्कि विवाद जो है वो एसडीएम और डीसी लेवल पर ही निपटता हुआ नजर आएगा और जिसकी भी सरकार होगी अधिकारी कहीं ना कहीं उसी सरकार के मुताबिक काम करते नजर आएंगे। तो इसी वजह से किसान डरा हुआ है, लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और केंद्र के साथ भी जिस तरह से 2 बैठकें केंद्र ने बुलाने का काम किया, पहली बैठक सेक्रेटरी लेवल पर बुलाई गई जिसका बहिष्कार हुआ, दूसरी बैठक में किसानों को उम्मीद थी कृषि मंत्री बैठेंगे, किसानों की बात सुनने का काम करेंगे, लेकिन वो भी बैठक बेनतीजा रही, विरोध और बढ़ता हुआ नजर आया और अब तो स्वरूप ये है कि जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कह सकते हैं अर्थी निकाली जा रही है,
शव यात्रा उनकी निकलती नजर आ रही है, पुतले फूके जा रहे हैं और विरोध जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज अहम है क्योंकि आज कैप्टन सरकार जो है वो एक प्रस्ताव लेकर आने वाली है जिससे किसानों को पंजाब में जरूर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। और इससे पहले कहीं ना कहीं विधानसभा की रणनीति बनाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने विधायकों से भी 1-to-1 बातचीत करेंगे। सभी के सभी विधायकों को पंजाब भवन में बुलाया गया है जहां पर यह बैठक होती नजर आएगी और एक प्रॉपर रणनीति बनाते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आएंगे, क्योंकि विरोधी पक्ष जो है वो केवल किसानों के मसले पर नहीं बल्कि 2017 के एपीएमसी एक्ट जो है उसके मसले पर भी कैप्टन सरकार को घेर सकता है कि आप केंद्र के कानूनों को तो रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने भी कुछ इसी तरह के सिमिलर कानून जो हैं वो लागू करें तो उनको भी रद्द किया जाए। इसके अलावा और भी कई बड़े मसले हैं, चाहे उसमें हम एससी स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे उसमें हम शराब से हुई मौतों की बात करें। तो ऐसे में बहुत मसले हैं जिनको लेकर विरोधी पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगा। तो उसी को लेकर एक रणनीति आज प्रॉपर ढंग से बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रस्ताव पास होंगे, देखने वाली बात रहेगी इस तरह के प्रस्तावों की अहमियत क्या रहेगी और क्या इनसे किसानों को किसी तरह की राहत मिलती नजर आएगी या फिर नहीं। जी सुनील, सबसे महत्वपूर्ण यही विनीत कि क्या वाकई में ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये जो पंजाब सरकार के द्वारा जो एक्सरसाइज की जा रही है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है विनीत। जाहिर तौर पर हालांकि लगातार पंजाब सरकार इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन समस्या का समाधान कैसे, क्योंकि खुद सरकार के लिए संकट खड़ा होता जा रहा है विनीत। जो भी स्थिति बनती जा रही है, रेल रोको आंदोलन से लेकर और जो तमाम सारे हाईवेज जाम कर रखे हैं किसानों ने, उससे तो सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में एक चिंता, एक खतरा ये भी है सरकार के लिए। बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर सुनील, आज भी अगर किसानों की बात करें तो कैप्टन सरकार की तरफ उम्मीद की नज़र से किसान जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये कानून बनने वाले थे, जब राष्ट्रपति साहब इन पर साइन करने वाले थे, तो उस समय ही कैप्टन सरकार ये कहती नजर आ रही थी कि किसानों को राहत देंगे, पंजाब में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है सुनील कि राज्यसभा में या फिर लोकसभा में पास किए हुए कानूनों को किस तरह से स्टेट जो है वो अपने राज्य में लागू करने से रोक सकती है। क्या स्टेट सरकार को इतना अधिकार है कि वो इन कानूनों को अपने राज्यों में लागू करने से रोक सके? हाँ, इतना ज़रूर है कि ग्राम पंचायतों के पास ज़रूर इस तरह की पावर देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, कुछ तकनीकी कारण हैं इन कानूनों के बीच में भी कि अगर उन कारणों को पूरा कर लिया जाता है तो फिर शायद ये कानून जो है वो पंजाब में लागू होते हुए नजर ना आए। क्योंकि अगर जिस तरह की बात की जा रही है कि जहाँ पर भी मंडियाँ हैं वहाँ पर ये कानून लागू होते नजर नहीं आएंगे, यानी मंडी के दायरे में ये कानून लागू होते नजर नहीं आएंगे, तो ऐसे में क्या पूरे प्रदेश को मंडी घोषित किया जाएगा या फिर कुछ और जो कानूनी राय लेने के बाद सरकार जो है वो अगले कदम उठाने वाली है, ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि किसान आज ज़रूर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि अगर आज किसानों को राहत मिलती नज़र नहीं आती, कल के विधानसभा सेशन में किसानों को राहत मिलती नज़र नहीं आती, तो फिर किसानों के प्रदर्शन और तीव्र होते नजर आएंगे और बीजेपी की तर्ज पर किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को भी घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस को भी अगर विरोधी पार्टियों की बात करें उतना ही जिम्मेदार बताया जा रहा है जितना बीजेपी को इन कानूनों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नेता लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि जब इन कानूनों को लेकर बैठक होती थी तो उसमें प्रदेश के मुखिया यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह हिस्सा लेते नजर आते थे, खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हिस्सा लेते नजर आते थे। अगर उनको एतराज़ था तो वो उस समय क्यों नहीं एतराज़ जता के आए, वो अब क्यों एतराज़ जता रहे? यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक कह सकते हैं वाकयुद्ध चलता हुआ नजर आ रहा है, जो दोनों को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों का कई जगहों पर पहले भी विरोध हो चुका है और अगर अभी कांग्रेस कोई फायदेमंद कदम नहीं उठाती किसानों के लिए तो फिर इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें सुनिए तो बीजेपी इस वक्त संकट की स्थिति में है, क्योंकि पंजाब के अंदर बीजेपी जो है वो सिमटती सी नजर आ रही है। पहले जहां शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन टूटता है तो वहीं अब उनके सीनियर नेता जो हैं वो भी उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मलविंदर सिंह कल उनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो किसानों के हक में आते हुए कहीं ना कहीं किसान कानूनों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देते नजर आते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर भयावह रह सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मंथन करने की ज़रूरत है कि कम से कम किसानों की मांगों के अनुरूप तो कानून लेकर आएँ, क्योंकि अगर किसान संतुष्ट नहीं है तो फिर देश संतुष्ट नहीं रह सकता। जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर विनीत, जब किसान संतुष्ट नहीं तो आखिर कैसे प्रदेश खुशहाल रहेगा और देश कैसे संतुष्ट रहेगा, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी को इस बात के लिए भी लगातार देखने को मिल रही हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक तरफ हरियाणा है जो कि बीजेपी शासित राज्य है, दूसरी तरफ पंजाब है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। एक तरफ अगर पंजाब में कांग्रेस अपने आप को यहाँ पर ये साबित करने में लगी है कि हम किसानों के मसीहा हैं, तो जवाब उनको भी देना है। जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार कि ये भी पूछा जा रहा है कि जब ऐतराज़ था तो पहले आपने वर्चुअल मीटिंग में जब आपने हिस्सा लिया तब आपने सवाल क्यों नहीं खड़े किए। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए, वही स्थिति हरियाणा में देखने को मिल रही है विनीत। एक तरफ किसान जो है बीजेपी किसानों को साधने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अपने मोर्चे के तहत किसानों को लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उनको लेकर कांग्रेस ने भी तमाम सारी रणनीति हरियाणा में भी अख्तियार की हुई है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बात करें तो सुनील, हरियाणा में पंजाब के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं इन कानूनों के विरोध में, उसका प्रभाव हरियाणा में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, जो उसके गठबंधन की पार्टी है जेजेपी, उस पर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पहला दबाव बना जब शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ ये कहते हुए गठबंधन तोड़ लिया कि ये कानून जो है ये किसान हितैषी नहीं है। दूसरी तरफ अब बीजेपी के अपने ही नेता जब इन कानूनों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो फिर जेजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव और बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जेजेपी हमेशा किसान की बात करती है। चौधरी देवीलाल के नाम पर वो यहाँ पर सियासत करते नजर आते हैं, और चौधरी देवीलाल वो शख्सियत थी जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता था, जिन्होंने किसानों के लिए कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाया। तो ऐसे में अगर उनकी नीतियों पर चलना है तो फिर किसानों के हक में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से लगातार किसान जो है वो जेजेपी के जो कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला हैं, उनके घर का घेराव करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह के घर का घेराव करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चौटाला परिवार जो है वो किसानी से संबंधित है और किसानों के हक में हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करता नजर आया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर भी संकट की स्थिति खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के अपने, जिस तरह से श्याम सिंह राणा जो बीजेपी के पूर्व सीपीएस थे, वो किसानों के हक में इस्तीफा देते नजर आए, और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बीजेपी नेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से नारायणगढ़ के अंदर काली झंडियां दिखाई गई बीजेपी को, उनके केंद्रीय मंत्री का विरोध होता नजर आता है। हालांकि उस दौरान एक किसान भरत सिंह की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं इन कानूनों को लेकर चौतरफा बीजेपी जो है वो कई प्रदेशों में गिरती नजर आ रही है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा और क्या बीजेपी अपने इस फैसले पर जल्द ही मंथन करने को तैयार होगी, ये देखने वाली बात रहने वाली है। जेजेपी के लिए तो एक समस्या ये भी है कि चूंकि सरकार है बीजेपी की और जेजेपी के गठबंधन से हरियाणा में, पंजाब में एनडीए की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए भी पंजाब में अकाली दल ने फैसला लेने में जितनी भी देरी की वो केंद्र के माफिक तो जरूर की, लेकिन आखिरकार फैसला ले ही लिया गया। और जेजेपी के सामने तो दोहरा संकट है। जेजेपी पहली बार जो है सत्ता में आई है बीजेपी के साथ, ऐसे में वो तमाम मंथन किया जा रहा है विनीत के आखिर अगर ऐसा कदम उठा भी लेते हैं तो फिर इससे क्या हम लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कि सियासी लाभ, और सियासत को बचाने के लिए लगातार राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं। देखिए, अगर जब लगातार इस तरह के विरोध होते हैं कि किसान डंडे खाने को मजबूर है, किसान पानी की बौछारें झेलने को मजबूर है, जहां किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, तो वहां पर जरूर त्याग जो है उसको करने में, संकोच करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सियासत हरियाणा में होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं किसानों के नाम पर रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। और अगर बीजेपी के नेता ही अपने पार्टी के कानूनों पर, अपनी केंद्र सरकार के कानूनों पर सवाल खड़े करते हैं, तो फिर जेजेपी का संकट और बढ़ता है कि आप क्या सत्ता में रहने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए ही केवल कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं और कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, या वाकई में ही ये कानून जो हैं ये किसान हितैषी हैं। क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद होती थी, होती है और होती रहेगी, लेकिन क्या वाकई में ही पूरी की पूरी फसल मंडियों में उठाई जाएगी? क्योंकि अभी तो पहला साल है, पहले साल में अभी चावल की खरीद शुरू हुई है, लेकिन जब गेहूं की फसल आएगी, बाजरे की फसल आएगी, सरसों की फसल आएगी, क्या उनकी खरीद भी एमएसपी पर होगी? क्योंकि अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होती तो फिर किसान इसका बड़े लेवल पर विरोध करेंगे। दुष्यंत चौटाला का विरोध भी हो सकता है। इसके अलावा अगर दिग्विजय चौटाला की बात करें, अजय सिंह चौटाला की बात करें, इनका बड़े लेवल पर विरोध हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसी विरोध के स्वरूप को फिलहाल ये
ये सभी नेता जो हैं वो भांपने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी नई पार्टी बनी है और ऐसे में अगर अभी किसान इनके विरोधी हो जाते हैं तो फिर इनको आने वाले समय में संकट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या सत्ता में बने रहें या सत्ता से बाहर होकर किसानों के समर्थन की बात करते हुए नजर आए। तो ये सब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर इसी तरह से पंजाब के अंदर बीजेपी को झटके लगते रहे, हरियाणा में झटके लगते रहे, तो ये झटके कहीं ना कहीं हरियाणा की जो इस वक्त सत्तारूढ़ सरकार बीजेपी की है उसको भी कोई बड़ा झटका दे सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड में कोरोना की जांच कराने वाले व्यक्ति को अब घर बैठे ही रिपोर्ट मिलेगी। जी हां, आपको ये बता दें कि अब रिपोर्ट जो है वो आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने त्योहार के सीजन को देखते हुए विशेष सतर्कता और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जागरूकता अभियान में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना जांच परिणाम को लेकर ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि टेस्ट कराने वाले अब कोविड मैनेजमेंट पोर्टल पर जाकर टेस्ट के समय प्राप्त जो पोर्टल बनाया गया उसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि सीधे तौर पर SRFID और रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर है आपका, उसके जरिए आप रिपोर्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। और इसके साथ ही जो व्यवस्था की गई है, SRFID जब आपको प्राप्त हो जाएगा उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप अपनी रिपोर्ट कोविड की प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक्सरसाइज की है। हालांकि कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि तमाम देश विदेश से पर्यटक अब उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की जो चिंता है कोविड को लेकर वो बढ़नी लाजमी है। देहरादून लिए चलेंगे, प्रतीक हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। प्रतीक, एक नई व्यवस्था की गई है, घर बैठे ही अब रिपोर्ट प्राप्त होगी। ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल सुनील, कोविड-19 की जिस तरीके से एक साइट लॉन्च की गई है, माना जा सकता है काफ़ी सुविधाएं लोगों को होने वाली है। कहाँ जहाँ पर लोगों को जांच के लिए जाना पड़ता, साथ ही इसकी रिपोर्ट की भी काफ़ी देरी देखी जा सकती थी। लोगों को लाइन में लगकर रिपोर्ट मिलती थी, जिसके चलते ये पोर्टल जिसका शुभारंभ किया है काफ़ी सुविधाजनक माना जा सकता है। कहा जा सकता है कि कोविड-19 ukgov.in पर आप लॉगिन करके अपने मोबाइल के साथ या फिर अपने ईमेल आईडी के तहत आप अपनी घर बैठे ही मोबाइल पर ये जांच आप दे सकते हैं। तो तमाम तरह की सुविधाएं सरकार के साथ दी जा रही हैं। साथ ही आपको बता दूं, जिस तरीके से जांच की दरों में भी कमी सरकार की तरफ से की गई थी। तकरीबन जो जांच 2400 की थी वो 1500 सरकार की तरफ से की गई थी। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं सरकार देती नजर आती दिख रही, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, ऐसे में भीड़ भाड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है। 5.0 की जो गाइडलाइंस है उसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं थी वो खोलने की तैयारियां भी सरकार की तरफ से की गई हैं। लिहाजा इसकी एक पूरी एहतियात के तौर पर पूरा सरकार पूरी अपने केंद्र बना के रखते हुए नजर आ रही है। सरकार के साथ साथ जो प्रशासन अधिकारी हैं वो इस पर नजर बनाए हुए लगातार बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कोविड-19 सेंटर हो, उनका भी लगातार जायजा अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है। जी प्रतीक, इसमें एक और चीज़ जरा दर्शकों को बताएं, उत्तराखंड के निवासियों को बताएं, वो जाने समझेंगे इस बात को भी, क्योंकि देखिए रिपोर्ट तो आप अपने घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, अपने सिस्टम पर प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन जांच के लिए क्या आपको लैब ही जाना पड़ेगा या फिर घर बैठे ही आप एक कॉल करेंगे या फिर ऑनलाइन वहाँ पर चीज़ें बताएंगे तो आपकी जाँच के लिए भी वहाँ पर सैंपलिंग के लिए लोग पहुँचेंगे, टीम पहुँचेगी, ऐसी कोई व्यवस्था? सुनील, अभी फिलहाल तो ऐसी कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, लेकिन जो लैबें हैं लैबों को लगातार बढ़ा दिया गया है, जहां पर 5 लैब अभी देहरादून में मौजूद हैं और जिसके साथ ही सरकारी लैबों पे भी आप कोविड-19 टेस्ट करा सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसपे घर बैठ के ही आप यार कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। फिलहाल एंटी रैपिड जो टेस्ट है उसको लगातार बॉर्डरों पर जो निकलते हैं वो या जो यात्री जो आ रहे हैं उनका जरूर फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है। जो पहाड़ों पर अगर मैं बात करूँ, अन्य जिले से लोग निकलते हैं तो उनका अभी रैपिड टेस्ट लगातार किया जा रहा है और बाकी जो लैब जो कोविड टेस्ट होना है वो लैब पर ही टेस्ट किया जा सकेगा। जी प्रतीक, जाहिर तौर पर देखिए प्राथमिकी तौर पर अगर देखा जाए तो चाहे थर्मल स्क्रीनिंग हो या फिर टेम्परेचर स्कैनिंग की बात हो, जांचने की बात हो, ये तो एक फौरी तौर पर प्रक्रिया है जो कि सामान्य व्यक्ति के साथ साथ बाकी लोगों की भी हो रही है। लेकिन ऐसे में कोरोना के जो लक्षण है वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कोरोना के लक्षण भी लगातार जो है बदलते हुए देखने को मिले हैं। ऐसे में
घर बैठने के साथ साथ जब आप होम क्वारंटीन रहेंगे, जब आप वहीं पर रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकेंगे, तो क्या ऐसी व्यवस्था, इस व्यवस्था के लिए कदम नहीं उठाना जाना चाहिए था कि घर बैठे ही आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको लैब भी जाने की ज़रूरत ना पड़े? क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे, आपके अंदर सिम्टम्स हैं, तो बाकी 4 लोगों को आप प्रभावित करेंगे, उससे बाकी 4 लोग भी संक्रमित होंगे। तो इस बारे में भी सरकार को क्या विचार नहीं करना चाहिए कि एक टीम आपके पास जाएगी और वो वहीं से सैंपलिंग करके आपको रिपोर्ट भी ऑनलाइन दे देगी? बिल्कुल सुनील, लेकिन इसमें ये सोचना होगा क्योंकि सरकार के साथ चुनौती लगातार बढ़ती ही नजर आई है। क्या स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही भी पहले देखने को मिली, उस पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही दे रही, हम्म। पैथोलॉजी में भी लगातार लापरवाही देखने को मिली। ऐसे में जो घर घर तो जो टीम आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़ सकता है, जिसके चलते अभी ये निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन आगे चल के ये निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि मोबाइल बैनों को तैयार किया गया है जिसमें कोविड-19 टेस्ट वहां पर भी किए जा सकेंगे। और जो जिस तरीके से कुंभ की तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है, वहां पर बताया जा सकता है बाइक एम्बुलेंस और जो तमाम जो एम्बुलेंस उनमें भी ये सुविधाएं देने की बात की जा रही है। तो आगे चलकर ये हमारा माना जा सकता है कि आगे चलकर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है, लेकिन अभी घर घर का जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि घर घर जाकर कोविड-19 टेस्ट किए जाएंगे, ये उसको सवाल लेकर इसलिए सरकार भी पहले भी एक महत्वपूर्ण बयान है दे चुकी है। प्रतीक, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के द्वारा डोर टू डोर सैंपलिंग की व्यवस्था थी, जांच की व्यवस्था थी। इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप डोर टू डोर ये व्यवस्थाएं कराते हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं को लाने में तकलीफें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, अड़चनें क्या आ रही हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन आवेदन करता है जांच के लिए, तो तत्काल प्रभाव से टीम को पहुंचना चाहिए, सक्रियता बढ़ानी चाहिए, उससे सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। बिल्कुल, इस पे स्वास्थ्य महकमे को लगातार इस पे अपना एक सतर्कता बरतनी होगी और जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको अपनी राय देनी होगी, जिसके साथ जो कोविड-19 के टेस्ट है वो घर जाके किया जा सके। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, सरकार ने जहां पर हम्म। अगर कोविड-19 टेस्ट के जो रेट दर की थी उसको कम किया है, लिहाजा कि लोगों को फायदा मिल सके। ऐसे में जो रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो तमाम क्षेत्र हैं ऐसे जो जिसमें सरकार का रेवेन्यू ऑलरेडी बढ़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से जो महामारी है वो ये एक कहा जा सकता है अनभिज्ञ महामारी कही जा सकती है, क्योंकि 7 महीने सरकार ने जिस तरीके से इस महामारी से लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अब अनुभव सरकार को होता जा रहा है और तमाम तरह के जो निर्णय हैं वो अब सरकार लेती नजर आ रही है। कहा जा सकता है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अब इन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं उनको समझ है कि किस तरीके से अब लड़ाई लड़नी है। तो सुनील, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सरकार अब लगातार सूझबूझ के साथ लगातार काम करती नजर आ रही है और आंकड़े भी अब देखे जा सकते हैं लगातार कम हो रहे हैं। जहां पर तकरीबन 1000 का आंकड़ा प्रतिदिन पहुंचा करता था, वो अब 600 के लगभग सिमटता नजर आ रहा है और जो रिकवरी रेट है वो भी कम हुआ है। तकरीबन 50% 88% का रिकवरी रेट पहुंचा, तकरीबन 50,000 लोग अब रिकवर हो चुके हैं। तो सरकार पूरी एहतियात के साथ प्रतीक, काम देखिए कर रही है रिकवरी और रेट जी। अच्छी बात है, रिकवरी रेट ठीक है और लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिली जिससे लोगों ने अपने आप को भी समझदारी दिखाते हुए बचाव किया है कोविड से। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट का दायरा बढ़ रहा था, जैसे जैसे जांचों का दायरा बढ़ रहा था, उतने ही केसेस ज़्यादा सामने आ रहे थे। तो जो अभी जो ढील दी गई है, जो सीधे तौर पर ये कोशिश की गई कि पहले तो डोर टू डोर कलेक्शन करना था, जाकर आपको जांच पड़ताल करनी थी, लेकिन जब रोका गया इस व्यवस्था को, जब इसमें धीमी गति दे दी गई, तो उसके बाद से जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट्स के जो आंकड़े हैं वो भी कम आने लगे। अगर सरकार आज भी अगर पूरे उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, बाकी क्षेत्रों में अगर जांच कराती है, तो ये मामले, ये आंकड़े चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं प्रतीक। बिल्कुल सुनील, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांचों की संख्याओं को शायद कम किया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। उस विपक्ष का साफ तौर पर कहना है अगर जांचों को अगर बढ़ाया जाएगा तो ये तकरीबन आंकड़ा और ज्यादा पहुंच सकता है। आंकड़ों को छुपाने का काम सरकार करती नजर आ रही है, क्योंकि 5.0 की गाइडलाइंस में जिस तरीके की लापरवाही हुई है, तो जिस तरीके से देखा जाए तमाम तरीके की जो छूट दी गई है उससे आंकड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है जांचों की संख्या लगातार बढ़ाई गई है, आंकड़ा कोरोना का अब कम होता नजर आ रहा है। अब इसमें ये देखना है कि अगर सरकार जांचें अगर बढ़ाएगी तो हम्म। किस तरीके के आंकड़े अगर सामने आने, क्योंकि हम्म। मौतों की लगातार सुनील देखा जाए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे सितंबर का माह हो चाहे अक्टूबर का माह हो, मौतों की में अगर देखा जाए तो कमी होती नहीं दिख रही है। लिहाजा इसकी सरकार ये कहती नजर आ रही है कि रिकवर हो रहा है और जो आंकड़े हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। अगर जांच अगर ज्यादा बढ़ाई जाए, हो सकता है ये आंकड़े और भी बढ़कर सामने आए। जी। और उत्तराखंड में तो इसलिए भी ज़्यादा बड़ी चुनौती हो जाती है प्रतीक, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है उसमें नमी बहुत ज़्यादा रहती है और सीधे तौर पर अभी से मौसम ऐसा होने लगा है कि बाकी अन्य राज्यों में जहाँ पर लोग आज भी अगर कूलर पंखा चलाकर घर में रात बिता रहे हैं, तो उत्तराखंड में लोगों ने पंखे तक बंद कर दिए हैं क्योंकि वहाँ का मौसम खुशनुमा हो जाता है और नमी आ जाती है। जो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो WHO इस बात को कहता है
कि जैसे जैसे नमी बढ़ेगी कोरोना का खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए उत्तराखंड के लिए तो बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल सुनील, मौसम भी खुशनुमा मौसम होता नजर आ रहा है और लोगों की जैकेटें और स्वेटर भी सुबह सुबह से निकलने लगे हैं। लिहाजा इसकी कि सर्दियों का मौसम जिस तरीके से आता है तो कोरोना का आक्रमण भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। WHO की जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो तमाम तरह की जो बातें की गई हैं उसमें कहा गया कि काढ़ा पी लें, और आयुष्मान मंत्रालय से लगातार जो काढ़ा है, तमाम जो औषधि है वो लेने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया है। उसको लेकर वितरण भी लगातार सरकार करती नजर आ रही है, लेकिन मौसम के साथ साथ अगर एहतियात नहीं बरती गई तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जिसके चलते सरकार पूरी एहतियात के तौर पर काम करती नजर आ रही है। और साथ ही जो मास्क लगाकर जो लोग बाहर निकल के नहीं आते उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल से नवरात्रे शुरू थे, ऐसे में भीड़ भाड़ जो बाजारों में देखी जा रही थी, जिसके चलते लोगों की जो संख्याएं बढ़ी है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब आंकड़े बढ़ सकते हैं। जांच जो अभी जांच पिछले दिनों जांच की गई थी जिसमें संक्रमण के आंकड़े तकरीबन 400 पहुंचे थे, वो कल देर शाम 462 पहुंचे हैं। और कहा जा सकता है अगर ये आंकड़े बढ़ते हो तो सरकार की चिंताएं लगातार इस पर बढ़ सकती हैं। लिहाजा इसके तमाम तरह की एहतियात देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार इन पर कार्रवाइयां भी करता नजर आ रहा है। जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रतीक, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आपको ये बता दें कि एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, मरवाही में होने वाले उपचुनाव में उन्हें बड़ा झटका लगा। अमित जोगी यहां पर अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे। आपको ये बता दें कि जाति प्रमाण पत्र में अपने आप को आदिवासी बताने में अमित जोगी असफल रहे हैं।
साथ ही मरवाही में होने वाले उपचुनाव में अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी जेसी से जे की उम्मीदवार थीं और उनके भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद आपको ये बता दें कि जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके बाद से अमित जोगी ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। मरवाही से अगर बात की जाए तो अजीत जोगी की पारंपरिक ये सीट रही थी। वो हमेशा यहां से चुनाव लड़ते रहे और भारी मतों से जीतते भी रहे। अजीत जोगी के निधन के बाद से हो रहे उपचुनाव में जोगी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बावजूद इसके उनका नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में हैं। रायपुर लिए चलेंगे। परमेश्वर लहरे हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ, तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। परमेश्वर, मरवाही सीट जोगी परिवार की पारंपरिक सीट थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर जोगी परिवार एकदम दूर हो गया, क्योंकि पहले ऋचा जोगी का नामांकन खारिज होता है और उसके बाद अमित जोगी को भी बड़ा झटका लगता है। मरवाही विधानसभा की बात करें तो जोगी परिवार का पारंपरिक सीट रहा है और वहां से उनके परिवार भारी मतों से जीतते आ रहे हैं। लेकिन चुनाव नामांकन जब रद्द हुआ ऋचा जोगी का, तो अमित ने दाखिल किया। अमित का भी नामांकन को रद्द कर दिया गया। अमित ने पहले से ही आशंका जताई थी कि मरवाही विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा ऐसा कुछ किया जा सकता है जो हमें चुनाव लड़ने के लिए रोका जा सकता है। ये उन्होंने पूर्व में ही इसका शंका जाहिर कर दिए थे। लेकिन देखा जाए तो पूरे मरवाही में अभी सियासी गरमा गए हैं और जब से नामांकन रद्द हुआ है तब से वहाँ सियासी गरम नजर आ रहे हैं। अगर हम मरवाही विधानसभा की बात करें तो अमित जोगी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 82,909 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को हराए थे। और ऐसे में पूरे जोगी परिवार का जो फैक्ट है, उनका जो पकड़ है जमीनी स्तर पे, वो मरवाही विधानसभा में काफी अच्छा उनका पकड़ रहा है। और इसी वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस के द्वारा उनको चुनाव मैदान में आने से पहले उसे इस तरीका से रोका गया है। और अगर हम कांग्रेस सूत्र के माने तो कांग्रेस सूत्रों का कहना यह है कि अगर जोगी परिवार के किसी भी अगर परिवार से किसी भी व्यक्ति को उतारा जाए तो यहाँ से कांग्रेस को चुनाव जीतना असंभव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेसी सूत्रों के जुबानी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर, इस पूरी कवायद को समझाएं एक बार और बताएं, तमाम जो दर्शक हैं वो जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा पेच क्या था, ये मसला था क्या। जो जाति प्रमाण पत्र का जो मामला आया उसके बाद एक इतना बड़ा झटका लगता है जोगी परिवार को, जिनकी पारंपरिक सीट रहती है मरवाही। अजीत जोगी हमेशा यहाँ से भारी मतों से जीतते रहे हैं। ऐसे में ये पूरा विवाद था क्या और क्यों ये सारी चीज़ें हुई कि अब सरकार पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती है, कांग्रेस सरकार की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भूपेश बघेल पर सीधा आरोप लग रहा है। ऐसे में इस पूरे मसले को जरा बताएं, समझाएं कि आखिर ये विवाद है क्या। हर हाल में कांग्रेस जो है विधानसभा उपचुनाव को मरवाही से जीतना चाह रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में उनको अमित को अगर नहीं रोका जाता, उनके परिवार के कैंडिडेट को अगर नहीं रोका जाता तो उनका चुनाव में जीत पाना असंभव था। जाति प्रमाण पत्र का अगर बात करें तो ये हाईकोर्ट में विचाराधीन है, अभी तक कोई फैसला इसमें नहीं आया है। और जब जाति का मामला अगर रहता, अगर जाति प्रमाण पत्र अगर शो नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में पिछले विधानसभा में क्यों रहते। जब कांग्रेस में था तो आदिवासी थे, अब कांग्रेस में नहीं है तो आदिवासी नहीं है। तो कहीं न कहीं राजनीति दबाव अमित जोगी का अगर माने तो अमित जोगी ने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के इशारे पे जिला कलेक्टर मरवाही का उसका चुनाव को रद्द किया है। और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, रद्द करने का ऐसा कोई भी कारण नहीं जिसका कि उसका नामांकन रद्द किया जाए। तो ऐसा ये देखा जाए कि मरवाही विधानसभा को कांग्रेस जीतने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। परमेश्वर, ये जो आपने बताया ये इस पूरे मसले का वो सतह है जिसको तो लगातार हर कोई समझता भी है, जान भी रहा है कि मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत में गया क्यों? आखिर ये व्यवस्थाएं, ये सारी जो चीज़ें हुई,
ये कैसे हुई, क्या हुआ, क्यों अमित जोगी को आज अपना सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है? अजीत जोगी के पुत्र हैं, वो बेटे हैं, क्या विवाद था? ये पूरा विवाद एक बार जरा दर्शकों को बताएं परमेश्वर। जी, जब अमित जोगी जीवित थे उस समय से ये विवाद चलते आ रहे हैं, और अभी जब अजीत जोगी जी जीवित थे तब से ये विवाद चलते आ रहे हैं। और ये विवाद जो है पिछले 18 सालों से ये विवाद सुन रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और पूरे देश के लोग। ये विवाद जो है सियासी विवाद है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रमाण नजर नहीं आता। अगर अजीत जोगी अगर आदिवासी नहीं होते या अनुसूचित जनजाति के नहीं होते तो हर जगह उन्हें रिजर्वेशन का फायदा क्यों दिया जाता? जब हर जगह उनको रिजर्वेशन का फायदा मिला है, अब जब राजनीति में वो आ गए थे तो राजनीति में भी जब कांग्रेस में थे तो जाति का बात नहीं उठाए जाते थे, उनके खिलाफ कभी किसी ने नहीं बोला। सवाल ये उठता है कि इनको प्रथम मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी ने ही उनको प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आदिवासी होने के नाते ही बनाया गया। लेकिन आज उसका मायने बदल चुका है। कांग्रेस से हट जाने के बाद, कांग्रेस से निकाल दिए जाने के बाद में उनका मायने बदल दिया गया, उनका जाति को अस्वीकारा गया और उन्हें आदिवासी मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। क्या ये पूरा विवाद अमित जोगी के जन्म से जुड़ा हुआ है? क्योंकि अमित जोगी का जन्म होता है विदेश में, इसलिए ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है क्या परमेश्वर? अमित जोगी के जन्म से नहीं जुड़ा हुआ है, थोड़ा से समझने की जरूरत है। जब कांग्रेस में थे तो उसका जाति का विवाद क्यों नहीं उठाया गया? जब सोनिया गांधी जी ने इसको प्रथम मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी होने के नाते ही इनको प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उस समय में कांग्रेस के लोग क्यों विरोध नहीं करते थे कि इनका जाति नहीं है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सियासी है, राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं इनके जाति के मामला को लेकर। और अभी जो किया गया, अमित जोगी ने प्रत्यक्ष रूप से बोला है कि मुख्यमंत्री के इशारे पे कलेक्टर ने उसके नामांकन को रद्द किया। और यहाँ तक है कि जब नामांकन में लोग भरे थे उस समय में डमी प्रत्याशी, 2 डमी प्रत्याशी को नाम पे भी नामांकन दाखिल किए थे डमी प्रत्याशी के रूप में, उनको भी कल रद्द कर दिया गया। ऐसे में तो अमित जोगी भी पहले विधायक रह चुके हैं और अजीत जोगी लगातार चुनाव जीतते ही आ रहे थे मरवाही से। आज अगर अमित जोगी नामांकन दाखिल करते हैं और उनकी पत्नी अगर दाखिल करती हैं तो ये सिर्फ सियासत के तौर पर, राजनीति के तौर पर ये सारी कवायद की जाती है कांग्रेस के द्वारा कि किसी भी तरह से इस परिवार को जैसे बैकफुट पर पहुंचाया जाए। कांग्रेस का अगर मंशा को देखा जाए चुनाव को लेकर तो कांग्रेस हर हाल में मरवाही विधानसभा को जीतना चाह रहे हैं और इसके जाति का जो मामला है वो एक सियासी ही है और कुछ नहीं। लेकिन अब विकल्प क्या है? जोगी परिवार के पास कोई विकल्प है क्या? कोई जोगी परिवार का ऐसा करीबी, कोई ऐसा सिपाही? क्योंकि अब तो समय सीमा भी निकल चुकी होगी। कल इसका समय सीमा खत्म हो गया है, अब नामांकन नहीं भरा जा सकता। अभी अब वापसी का दौर है। अब ऐसी परिस्थिति में अमित जोगी ने कल कहा है कि अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैं बात करूंगा और पूरे चर्चा होने के बाद में मैं अगले का रणनीति तय करूंगा। ये जोगी कांग्रेस को लेकर लगातार इस तरह की स्थिति देखने को मिली। जब ऋचा जोगी, जो अमित जोगी की पत्नी है, उनका नामांकन जो है खारिज कर दिया गया था, उसके बाद अमित जोगी ने क्या ये किस तरह से, चूंकि आपकी भी बात हुई होगी अमित जोगी से, क्या उन्होंने समझ के अपना नामांकन दाखिल कर दिया था? क्योंकि ये जो मुसीबत ऋचा जोगी के सामने खड़ी की थी वही अमित जोगी के सामने भी खड़ी कर दी। जी सुनील, अगर बात करें हम चुनाव के पहले से बात करें, चुनाव जब घोषणा नहीं हुआ था उसी समय से आशंका जाहिर कर रहे थे अमित जोगी ने। अमित जोगी बता रहे थे कि हमें उस चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा रोकने का कई तरह का हथकंडा अपनाए जाएंगे। ये तो पूर्व में ही वो अनुमान लगा चुके थे अमित जोगी। अमित जोगी का कहना साफ था कि हमें उपचुनाव लड़ने से कांग्रेस के द्वारा रोका जाएगा, ये अनुमान लगा चुके थे। इसीलिए अमित जोगी ने अपना भी नामांकन दाखिल कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए परमेश्वर, बहुत धन्यवाद आपका। अब बात महाराष्ट्र की होगी।
कोविड महामारी के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो लगातार सरकार के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं और पश्चिम रेलवे द्वारा लगातार सलाह दी जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित केवल विशिष्ट श्रेणियों के अति आवश्यक सेवा कर्मचारियों को ही इन विशेष उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाओं में यात्रा करनी चाहिए। बहरहाल इस संबंध में नवीनतम कार्रवाई की अगर बात की जाए, नवीनतम कार्रवाई के अंतर्गत पश्चिमी रेलवे ने फर्जी आईडी कार्ड धारकों के विभिन्न मामलों का पता लगाया है जो कि अधिसूचित नहीं होने के बावजूद भी विशेष उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। तो पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों के मद्देनजर पश्चिम रेलवे द्वारा उपनगरीय स्टेशनों पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें प्रतिदिन औसतन अगर 20 संदिग्ध आईडी के मामलों का पता लग रहा है और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 15 जून 2020 से विशेष उपनगरीय ट्रेनों की शुरुआत के बाद 10 अक्टूबर 2020 तक तमाम सारी धाराओं के तहत फर्जी आईडी कार्ड के जरिए धोखाधड़ी के मामलों में जीआरपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हैं। तो वहीं अब तक करीब 3000 से ज़्यादा फर्जी आई कार्ड के जो आधार पर यात्रा करने वाले लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिनके गलत तरीके से क्यूआर कोड भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में सीधे तौर पर लगातार जो नियम बनाए गए उन नियमों का उल्लंघन होता नजर आया और फर्जी आई कार्ड बनाकर बाकायदा क्यूआर कोड के साथ यहाँ तमाम ऐसे लोग जो सीधे तौर पर ठगी करते नजर आए। पश्चिम रेलवे ने इस वक्त बड़ा खुलासा किया है और जीआरपी ने मुकदमा भी कायम किया है। कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। फर्जी आई कार्ड धारकों का बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई लिए चलेंगे आपको, सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, इस पूरे मसले को जरा विस्तार से समझाएं कि ये पूरा माजरा था क्या। देखिए सुनील, मुंबई में कोरोना काल जिस तरह से लगातार बढ़ा था, ऐसे में मुंबई को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया था। लेकिन जून महीने में जिस तरह से मुंबई करो के लिए नहीं बल्कि एसेंशियल सर्विस के नाम पे मुंबई की लोकल को जो है महाराष्ट्र सरकार ने बहाल किया। सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत थी जो सरकारी कर्मचारी है या सरकारी राज्य में काम करते हैं, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो बीएमसी हो या फिर डॉक्टर हो या फिर मुंबई पुलिस हो, उनके लिए मुहैया करवाई गई थी ये लोकल की व्यवस्था। लेकिन जिस तरह से जून से लेकर अब तक करीब 4500 लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है, वही कम से कम 7 से 8 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, जिनमें फर्जी आई कार्ड बनाकर मुंबई की लोकल में प्रवास करने का मामला सामने आया है। जी सुनील, बिल्कुल, मुंबई की लोकल में सफर करने का मामला सामने आया है सत्यप्रकाश। इसमें खुलासा होता है और इन लोगों पर कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है और क्या मंशा क्या थी इन लोगों की जो इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दे रहे थे। देखिए सुनील, हाल के दिनों में जिस तरह से देखा गया था कि मुंबई लोकल चालू करने के लिए जगह जगह आंदोलन किए गए, ट्रेन रोका गया, उसको लेकर लोगों की मांग थी कि मुंबई की लोकल जो है अन्य मुंबई करों के लिए भी चालू कर दी जाए। ऐसे में सरकार कोरोना को देखते हुए फिलहाल अभी किसी को इस तरह की इजाजत नहीं दी है। लेकिन लगातार जिस तरह से लोग फर्जी आई कार्ड बनाकर, खासकर बीएमसी के आई कार्ड बनाकर, फर्जी बीएमसी का आई कार्ड बनाकर लोग प्रवास करते थे। ऐसे में मुंबई के चर्चगेट स्टेशन की बात किया जाए या मुंबई के बोरीवली स्टेशन की बात किया जाए, वहां क्यूआर कोड मशीन लगाई है जिसपे जो तमाम जानकारियां होती है वो वेरीफाई की जाती है। उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन पर अंदर जाने की अनुमति होती है। ऐसे में क्यूआर मशीन साफ तौर पे बता देती है कि यह कार्ड सही है या गलत है। जिस तरह से हमने कल बोरीवली रेलवे स्टेशन पे जानकारी ली, जानकारी के दौरान देखा जा रहा था कि लगातार चेकिंग की जा रही है और जो आई कार्ड दिखाए जा रहे थे उसका भी बाकायदा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस दौरान हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी आई कार्ड लेकर जो है प्रवास करने की कोशिश की रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई रेलवे जो है लगातार जो है जांच अभियान चला रही है। ऐसे में जिस तरह से एक अंधेरी की स्टेशन पे एक शख्स को पकड़ा था, उसके बाद फर्जी आई कार्ड पाया गया था। उस फर्जी आई कार्ड में साफ तौर पे बीएमसी का आई कार्ड लोगो लगाकर बनाया गया था, जिसमें जांच में यह पाया गया कि जो शख्स बीएमसी का आई कार्ड लेकर सफर कर रहा है वो फर्जी आई कार्ड है, बल्कि वो जेरॉक्स मशीन पर काम करता है। यही वजह है कि उसने इस तरह का कार्ड बनाया। तो जाहिर तौर पर मुंबई कर भी कहीं न कहीं परेशान जरूर है, लेकिन इस तरह से यात्रा करना उनके साथ साथ अन्य लोगों को भी जान को खतरा है। जी लेकिन सत्यप्रकाश, सवाल यह है कि ऐसे में तो सीधे तौर पर बीएमसी की और तमाम जो सतर्क रहने वाली एजेंसियां हैं, जो महकमा है, उस पर सवाल खड़े होते हैं
कि कोई भी आकर कुछ भी गलत तरीके से वहां पर डॉक्यूमेंट्स का काम करता है और कानो कान खबर नहीं होती। चाहे तो सुनील, जिस तरह से फर्जी आई कार्ड बनाया गया है, जिन जिन विभागों को बनाया गया है, चाहे वो रेलवे का बनाया गया हो या फिर बीएमसी का बनाया गया या फिर डॉक्टर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी लाजमी है। लगातार ये जांच की जा रही है कि किन के माध्यम से ये कार्ड बनाया गया है, उनको भी जो है तलब किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से रेलवे ने जानकारी दी है कि करीब 24 लाख रुपए की वसूली की गई है फर्जी आई कार्ड और फर्जी प्रवास के दौरान। तो जाहिर तौर पर मुंबई की लोकल जो है कहीं न कहीं इस मामले में भी पूरी तरह से सक्षम है। लगातार लोगों की जांच की जा रही है और लोगों पर नजर रखा जा रहा है। बिल्कुल, मुंबई मेट्रो की भी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि तमाम नियमों और कानूनों के बीच जो है मुंबई मेट्रो चालू कर दी गई है, और क्या कुछ अपडेट है इस बारे में भी, और अब रेलवे में फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, ये भी जरा बताएं, इस पर भी दृष्टि डालें जरा सत्यप्रकाश। इस तरह से लगातार मुंबई की लोकल जो है चालू करने की मांग उठ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अभी फिलहाल इजाजत नहीं दी है, लेकिन सबसे अहम बात, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की है कि नवरात्रि के दौरान उन महिलाओं को प्रवास करने की अनुमति दी जाए जो अपने दफ्तर जाती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने उद्धव सरकार के किसी भी पत्र का अभी तक जवाब नहीं दिया है। कल जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और ये जानकारी लेने की कोशिश की, तो साफ तौर पर रेलवे अधिकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की कोई अनुमति नहीं आई है। यही वजह है कि हम अभी तक महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। वहीं लगातार जो है मुंबई की लोकल को चालू करने की मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई अनलॉक 5 के तहत तमाम तरह की सुविधाओं को खोल दिया गया है, मुहैया करवा देंगे, उसको लेकर अब लोगों की तकलीफें बढ़ने लगी है। मुंबई के हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पूरी तरह से जाम दिखाई देने लगा है। प्राइवेट जो गाड़ियां रहती हैं उनमें भी अब जगह नहीं रह गई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग मुंबई लोकल चालू करने की जल्द से जल्द मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन एहतियातन इसको देखते हुए मुंबई मेट्रो को जो है आज से चालू करने की परवानगी मिल गई है, परमिशन मिल गया है। आज जिस तरह से जानकारी रेल मेट्रो ने दिया है कि 11 बजे मीडिया से मुखातिब होने के बाद जो है मेट्रो को हरी झंडी दी जाएगी। क्या कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, और क्या मेट्रो को पूरी तरह से बाकी सभी स्टेशनों पर भी चलाया जाएगा, या फिर कुछ चिन्हित किए गए स्टेशन जहां पर व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं उसके अनुरूप ही चीजें होंगी? देखिए सुनील, जिस तरह से जानकारी मिली है, मेट्रो के जो स्टेशन है उन सभी स्टेशनों पे ट्रेन जरूर रुकेंगी, लेकिन सबसे अहम बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने से पहले आपको मास्क और सैनिटाइजर हाथ में दिखाई देना चाहिए। वहीं लगातार वेरिफिकेशन किया जाएगा और टेम्परेचर चेक करने के अलावा ऑक्सीजन की चेकअप की जाएगी। उसके बाद जो है मेट्रो ट्रेन में प्रवास की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की जानकारी है। फिलहाल मेट्रो पूरी तरह से तैयार है अब चलने के लिए, लेकिन जिस तरह से आज बताया गया कि आज 11 बजे के बाद जो है प्रवास की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में मुंबई पुलिस और जीआरपी के साथ साथ मेट्रो के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश, रेलवे से जुड़ा हुआ, पश्चिमी रेलवे ने जो खुलासे किए हैं और जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, इसमें रेलवे महकमे का कितना बड़ा अहम किरदार और बाकी मुंबई प्रशासन का कितना बड़ा अहम रोल, क्योंकि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार का, क्योंकि दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही एक मूर्त रूप बनाकर चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। देखिए सुनील, जो मुंबई की लोकल है, रेलवे है, वो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के अधीन चलती है। केंद्र सरकार जब तक अनुमति नहीं देती है, राज्य सरकार को इस तरह का फैसला लेने की परमिशन नहीं है। जिस तरह से राज्य सरकार ने जून महीने में मुंबई की लोकल चालू करके अनुमति मांगी थी, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विस के नाम पे अनुमति दी गई थी। बाकी मुंबई करों का अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। उसको लेकर जो है मुंबई कर बेहद परेशान है। वही वजह है कि लोग फर्जी आई कार्ड के जरिए जो है अपने अपने दफ्तरों में जाने की कवायद जरूर करते हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इस तरह से प्रवास करना या इस तरह से सफर करना मुंबई करों के लिए हानिकारक हो सकता है। ये रेलवे की बात हो गई। मेट्रो को लेकर एक आखिरी सवाल मेरा, लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं मेट्रो शुरू हो जाने को लेकर, उनमें किस तरह की जिज्ञासा है सत्यप्रकाश? देखिए, मुंबई करों में एक काफी खुशी का माहौल है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुंबई कर जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि मेट्रो को जो है चालू कर दिया जाएगा, ऐसे में तमाम मुंबई करों का जो है अब स्टेटमेंट आने लगा। तमाम मुंबई कर बड़े अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कल से जो है उनको सफर करने का मौका मिलेगा। हालांकि मुंबई में ट्रैफिक को लेकर तमाम तरह की समस्याएं आती है। लोग आए दिन अपने दफ्तर लेट पहुंचते हैं। जिस तरह से बीएसटी
की बात किया जाए, मुंबई के लोकल ऑटो रिक्शा की बात की जाए, तमाम तरह की भीड़ और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुंबई लोकल चालू होने के बाद कहीं न कहीं मुंबई को जरूर राहत मिलेगी। सुनील, और जो व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या वो टोकन के माध्यम से होंगी या सिर्फ आप अपने डिजिटल कार्ड के माध्यम से ही सफर कर सकेंगे मेट्रो में? सत्यप्रकाश, इसके लिए कोई नियम? देखिए, मुंबई मेट्रो की लोकल पीआर से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि टिकटिंग की व्यवस्था नहीं है फिलहाल, डिजिटल टिकट के जरिए ही आप सफर कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर कोरोना को देखते हुए डिजिटल का फैसला कहीं न कहीं मुंबई करों के हित में भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि जो लोग हैं, जो सफ़र करने वाले हैं, तमाम तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टिकटिंग के ही भरोसे जाते हैं मेट्रो में। उनको डिजिटल वाला जो मसला है वो कभी इस्तेमाल भी नहीं किया और समझने की ज़रूरत भी नहीं समझी लोगों ने। ऐसे में क्या उनकी सहूलियत के लिए कैनोपी लगाए गए हैं? क्या वहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र तैयार किए गए हैं? क्या उनके लिए वहाँ पर उचित व्यवस्थाएं की गई हैं स्टेशनों पर? सत्यप्रकाश, देखिए सुनील, ये राज्य सरकार का फैसला है। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले 15 तारीख को ही ये कह दिया गया था कि मुंबई मेट्रो को जो है चालू कर दिया जाएगा। ऐसे में 3 दिन से लगातार तैयारियां हो रही थी। उसी तैयारियों को लेकर आज जो है हरी झंडी दी जाएगी। ऐसे में डिजिटल टिकटिंग की भी व्यवस्था जो है सेंटर पे रहेगी। लोग अपनी व्यवस्था के अनुरूप ही उस टिकट को लेंगे और जाएंगे। हालांकि सबसे ज्यादा अहम बात है कि एक ऐप जो है मुंबई मेट्रो ने जारी किया है, उस ऐप के जरिए आप टिकट बुक कर सकते हैं और सफर कर सकते हैं। और आपको उसी डिजिटल के माध्यम से आपको जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी होगी। जी, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।